Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is right in the constitution and this is the second part. हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ये देखा था कि क्या इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना है और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स कि राइट्स के इम्पोर्टेंस क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। To understand the importance of right for citizen, two case study has been given. हम लोगों के बुक में दो केस स्टडीज दी गई हैं टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। तो ये केस स्टडी नंबर 1 है जिसको हम लोग पहले देखेंगे और इसको समझेंगे कि क्या है ये केस स्टडी में। तो इन 1982 एशियन गेम्स द गवर्नमेंट इंगेज्ड अ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। आप लोग को तो शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो बट आप लोगों में से किसी ने देखा नहीं होगा जो 1982 का एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में। पहले इस किस्म का एक बड़ा खेल आयोजित किया गया था इंडिया में और वो था 1982 में एशियन गेम्स। तो बहुत सारे काम कराने थे सरकार को, बहुत सारे स्टेडियम्स बनवाने थे, बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनवाने थे, तो तमाम तरह के काम इंडियन गवर्नमेंट को करने थे। तो उसने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया इन सब कामों को करवाने के लिए। वेरी पुअर वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड टू बिल्ड फ्लाईओवर्स एंड स्टेडियम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग पार्ट से बहुत सारे वर्कर्स को इंगेज किया गया फ्लाईओवर्स और स्टेडियम बनाने के लिए। और ये जो थे वर्कर्स ये बहुत पुअर थे, बहुत पुअर कंडीशन से आने वाले ये वर्कर्स थे। दे वर कीप्ड इन पुअर वर्किंग कंडीशन एंड पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस। एक तो ये पहले से बहुत गरीब थे और इनको जो काम मिला उसमें इनके जो मिनिमम वेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट तय करती है मिनिमम वेज, उससे भी कम पैसों पे इनसे काम करवाया जा रहा था। और जहाँ ये रह रहे थे वो बहुत ख़राब कंडीशन में ये लोग रह रहे थे। A team of social scientists studied their poor condition and petitions the Supreme Court. एक सोशल साइंटिस्ट के ग्रुप ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि ये वर्कर्स जो हैं बहुत पुअर कंडीशन में रह रहे हैं और इनको जो मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस बात को लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पर एक पेटिशन इन्होंने फाइल किया। तो दे आर्ग्यूड दैट employing a person to work for less than the minimum prescribed wage amount to beggar or forced labor। उन लोगों ने अपने पेटिशन में ये कहा कि अगर किसी वर्कर को या वर्कर्स के ग्रुप को उनके मिनिमम वेजेस से कम पे काम करवाया जा रहा है, इट मीन्स कि उनसे बेगर या फोर्स्ड लेबर जैसा वर्क लिया जा रहा है। ये उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा कि उनसे फोर्स्ड लेबर या जो है फोर्स्ड लेबर या बेगर की तरह उनसे काम करवाया जा रहा है। एंड इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें एक राइट्स है एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है, ऐसा कहते हुए उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन इन वर्कर्स के फेवर में डाला। द कोर्ट एक्सेप्टेड द प्ली। कोर्ट ने इस पिटीशन को प्ली को मान लिया कि उसको एडमिट किया जाता है एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट थाउजेंड ऑफ वर्कर्स गेट द प्रिस्क्राइब्ड वेजेस फॉर देयर वर्क। और गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि इनको इंश्योर कीजिए, गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि इनको मिनिमम वेजेस जो इनके होते हैं वो इनको दिए जाए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के जो राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसका वायलेशन यहाँ खुलेआम देखने को मिला। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि हम लोगों को क्यों राइट्स इतने इम्पोर्टेंट्स हैं, इन राइट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम इस स्टोरी से, इस केस स्टडी से जान पाते हैं। तो आइए देखते हैं केस स्टडी नंबर 2।
मचाल लालुंग वॉज 23 व्हेन ही वॉज अरेस्टेड। मचाल लालुंग नाम का एक व्यक्ति था जो 23 साल की उम्र में उसको अरेस्ट कर लिया गया। ए रेजिडेंस ऑफ चाबुरी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट आसाम स्टेट के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है चाबुरी, यहाँ का मचांग जो है वो रहने वाला था। मचाल वॉज चार्ज्ड ऑफ काउजिंग ग्रीवियस इंजरीज। किसी को इससे बुरी तरह घायल करने के अपराध में इसे गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल। वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था और ये बताया गया कोर्ट में कि ये ट्रायल के विषय में कुछ समझ नहीं पाएगा। ये ऐसा व्यक्ति है जो मेंटली डिस्टर्ब है और ये जो ट्रायल्स होंगे उसको समझने में ये सक्षम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो मेंटली ट्रायल को नहीं समझ पाते हैं उनके ऊपर तब तक मुकदमा नहीं चलता है जब तक उन्हें फिर से नॉर्मल ना घोषित किया जाए कि वो ट्रायल्स को समझ सके कि उसे क्यों सज़ा दी जा रही है, किस अपराध के तहत दी जा रही है, और मतलब जो भी ट्रायल्स में चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए। यानी कि कोई पागल व्यक्ति पर कोई ट्रायल नहीं चलता है, ये माना जाता है। तो इनके साथ भी वही चीज़ थी कि वो मेंटली कैपेबल नहीं थे उस ट्रायल को समझने के। सो ही वॉज सेंट एज अंडर ट्रायल टू लोकप्रिय गोपीनाथ बरडोली मेंटल हॉस्पिटल। गोपीलाल मंडोली मेंटल हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा दिया गया फॉर ट्रीटमेंट इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। तेजपुर में, आसाम के तेजपुर में ये जगह है, तो उस हॉस्पिटल में इनको मेंटली फिट होने के लिए उनको शिफ्ट कर दिया गया। मचाल वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड डॉक्टर्स रोट ट्वाइस टू जेल अथॉरिटी इन 1967 एंड 1996 दैट ही वॉज फिट टू स्टैंड ट्रायल। वो बिल्कुल ठीक हो गए और जो मेंटल हॉस्पिटल था उसने जेल अथॉरिटी को 2 बार ये सूचना दी। एक सूचना उसने 1967 में दी और दूसरी बार सूचना 1996 में जेल अथॉरिटी को दी कि ये मचाल जो है ये बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं और ये अब ट्रायल को समझने में सक्षम है, अब इनके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है। नो वन पेड एनी अटेंशन, ही रिमेंड इन जुडिशियल कस्टडी। और किसी ने, जेल अथॉरिटी ने कोई सूचना को कोई महत्व नहीं दिया और ये उसी तरह मेंटल हॉस्पिटल में ये पड़े रहे इन जुडिशियल कस्टडी। ही वॉज रिलीज्ड इन जुलाई 2005 और 2005 में जाकर ये उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आ पाए। ही वॉज 77 देन, उस समय इनकी उम्र 77 की हो गई थी। वो अरेस्ट हुए थे 23 ईयर्स की उम्र में और जब वो मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आए तो उनकी उम्र 77 ईयर्स हो चुकी थी। ही स्पेंड 54 ईयर्स अंडर कस्टडी। उन्होंने 54 ईयर्स अपनी ज़िंदगी के उस मेंटल हॉस्पिटल में काटे इन जुडिशियल कस्टडी, ड्यूरिंग विच हिज केस नेवर कम अप फॉर हियरिंग। और इस दौरान इन 54 ईयर्स लग गए, जबकि 2 बार सूचना दी गई हॉस्पिटल की अथॉरिटी के जरिए, जेल की अथॉरिटी को, कि ये बिल्कुल फिट हैं और इनको अब ट्रायल इन पे चलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कोई उन पे एक्शन नहीं हुआ और वो वहीं मेंटल हॉस्पिटल में लगभग 54 ईयर्स तक पड़े रहे और अंत में उनकी उम्र जब 77 की हो गई तो 2005 में वो निकल पाए। ही वॉज फ्री व्हेन ह्यूमन राइट कमीशन इंटरवेंटेड आफ्टर एन इंस्पेक्शन अंडर ट्रायल इन द स्टेट। ह्यूमन कमीशन की एक टीम कुछ इंस्पेक्शंस कर रही थी कि स्टेट में कितने केसेस हैं जो अंडर ट्रायल हैं। उसी समय उनको मचांग के केस पे नज़र पड़ी और वो पता करने लगे कि ये व्यक्ति है कहाँ। तब इनको पता चला कि ये अभी तक मेंटल हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और फिर इनके प्रयास से ये मचांग जो है वो किसी तरह बाहर आ पाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 ईयर्स की सज़ा हो सकती है इंडियन पैनल कोड के हिसाब से, वो आदमी अपनी लाइफ का 54 ईयर तक एक मेंटल हॉस्पिटल में एक जुडिशियल कस्टडी में पड़ा रहा और बिल्कुल ठीक होने के बाद वो ठीक हो गए थे इन 1967।
और डॉक्टर्स ने कहा था कि अब ये ट्रायल के लिए फिट है, यानी कि वो उनकी जो मेंटल स्थिति थी वो ठीक हो चुकी थी। और ऐसी स्थिति में एक मेंटल हॉस्पिटल में वो 54 ईयर्स तक पड़े रहे, और ये सरासर एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन था। तो इस तरह से हम लोग दो केसेस को देखते हैं। एक में जो एशियन गेम्स के दौरान 1982 में वर्कर्स को कम वेजेस दिए जा रहे थे, फिर सोशल साइंटिस्टों के द्वारा इस चीज़ को देखा गया और उन्होंने एक प्ली लगाई सुप्रीम कोर्ट में, और अंत उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो 23 साल की उम्र में अरेस्ट हुआ और उस पर पूरी उम्र कोई ट्रायल चला ही नहीं, और वो मेंटल हॉस्पिटल में पड़ा रहा ठीक होने के बावजूद। तो ये सरासर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और इससे हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका कितना इम्पोर्टेंस है, एक ह्यूमन के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। तो ये हर देश के, हर जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें इन फंडामेंटल राइट्स को रखा जाता है। तो अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इन फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। आइए बच्चों, बिल ऑफ राइट्स को देखते हैं। कहीं इसको चार्टर ऑफ राइट्स कहा जाता है, कहीं इसको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कहा जाता है, और कहीं इसको फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। तो इस तरह इसके कई नाम हैं। बिल ऑफ राइट्स जो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में आया, तो इस शब्द का प्रयोग कहीं हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स का नहीं हुआ है, यानी कि बिल ऑफ राइट्स कहीं लिखा हुआ नहीं है हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोग उसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में जानते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि बिल ऑफ राइट्स है क्या। बोथ ऑफ दिस केसेस स्टडीज शो द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग राइट्स एंड द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट्स। राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में होना और राइट्स का सही में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, दोनों में फ़र्क है। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स तो हम लोग के दिए हुए थे, फिर भी एक व्यक्ति 54 ईयर्स तक यूं ही मेंटल हॉस्पिटल में जुडिशियल कस्टडी में पड़ा रहा, तो कहीं ना कहीं उसके इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। तो ये फंडामेंटल राइट्स तो थे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये कहाँ उसके लिए यूज़ हुए। तो सही में इम्प्लीमेंटेशन फंडामेंटल राइट्स का होना चाहिए। A democracy must ensure the individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights। यानी कि एक तो पहली चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट या बिल ऑफ राइट्स होना ही चाहिए। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। यहाँ क्या हुआ था, गवर्नमेंट के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। पहले केस में तो रिकॉग्नाइज किया गया, जब वो चीज़ें उठी प्ली के रूप में आई तब वर्कर्स को दिया गया। माचाल के केस में क्या हुआ, वहाँ पर बहुत लेट से उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, वो भी ह्यूमन राइट्स के एफर्ट लगाने पे, तब जाके उसको गवर्नमेंट की नज़र में वो चीज़ें आई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन इतने चुस्त और दुरुस्त होने चाहिए कि वो इस बात पे हमेशा लोगों को इंश्योर करा पाए कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो पाएगा या नहीं होगा। It is often a practice in most democratic countries. Most of the democratic countries added Bill of Rights in their constitution. So, often a practice in most democratic countries to list the rights of the citizen in the constitution itself. तो बहुत सारे कंट्रीज में इसको, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है बिल ऑफ राइट्स। इन सच लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। और इसी को हम लोग बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, जहाँ पर उनके राइट्स को मेंशन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके राइट्स बताए गए हों और उसको प्रोटेक्ट किया गया हो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि गवर्नमेंट इसको किसी तरह से वायलेट नहीं करेगी या कोई भी अदर पर्सन
किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह के प्रावधान जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंश्योर a रेमेडी इन केस ऑफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ दिस राइट्स। अब देखिए कि ए बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट, ये किसको रोकती है? गवर्नमेंट को रोकती है। बिल ऑफ राइट्स क्या करती है? गवर्नमेंट को रोकती है एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि वो कोई कदम गलत उनके सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की तरफ न बढ़ाए। यानी कि वो मना करती है कि गवर्नमेंट को कि आप किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करेंगे। एंड इंश्योर ए रेमेडी इन केस ऑफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ दिस राइट्स, और एक रेमेडी उपलब्ध कराती है इन सिटीजन्स को, अपने सिटीजन्स को, कि अगर आपके वायलेशन हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो आपको एक जुडिशियल प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, क्योंकि जो भी देश है वो सिटीजन्स से बना है और सिटीजन्स को कुछ लिबर्टी इन फंडामेंटल राइट्स की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, और कोई भी व्यक्ति या कोई गवर्नमेंट की संस्था या खुद गवर्नमेंट उसके खिलाफ नहीं जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन सिटीजन्स को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उपलब्ध होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।